नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 270 मौत, AI-171 अहमदाबाद के रनवे से टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। 2 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट बमुश्किल फ्लाइट थी। अब तक सभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। देश गम के बीच दर्जनों सवाल खड़े कर रहा था कि कौन है जिम्मेदार, कौन है गुनहगार। ऐलान हो गया 3 महीने में जांच होगी। तब भी हमने सवाल उठाए थे कि 2.5 मिनट, 1.5 मिनट से 2.5 मिनट तक की रिकॉर्डिंग होगी, चाहे वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हो, चाहे ब्लैक बॉक्स हो, चाहे कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर हो, सबकी 3 महीना कौन सी जांच करो। इस देश की गिद्ध मीडिया ने बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी, गमों पर गोबर लीपने के लिए, कि 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं। 8 एजेंसियां मोदी जी ने लगा दी हैं जांच करने की। लेकिन कई बार क्या है ना, जब झूठा प्रोपेगेंडा होता है तो अपने मुंह पे ही कालिख पुतती है। 8 एजेंसियां, 9 एजेंसियां जांच कर रही थी। क्या हुआ उन एजेंसियों का जो हम खबर लेकर के आए हैं, ये बहुत गंभीर है। 270 मौतों का जो सबसे बड़ा सबूत था, सबसे बड़ा सबूत, वो सबूत मोदी ने अमेरिका को सौंप दिया है। और ये जो एक्शन है सबूत अमेरिका को सौंपने का, ये हमारे आपके लिए तो विचारणीय प्रश्न है, लेकिन अंधभक्तों के गाल पर करारा तमाचा है। कैसे है हम आपको बताते हैं, लेकिन हेमंत भाई को ले आइए चर्चा में, फटाफट ले आइए। ये बड़ी खबर, बहुत गहराई से इसकी पड़ताल करके आए हैं हेमंत भाई। स्वागत है और शुभकामना एडवांस में, इसके लिए बधाई आपको, क्योंकि इस विषय पे आपने इतनी पड़ताल की है, तो एडवांस में आपको बधाई। मैं पहले खबर को थोड़ा सा बता दूं, क्यों अंधभक्तों के गाल पर तमाचा, क्यों और क्या सौंपा है। किसी भी विमान दुर्घटना में जो सबसे बड़ा साक्ष्य होता है, सबसे बड़ा प्रमाण होता है, वो उसका ब्लैक बॉक्स होता है। आपने जब भी, मैं कहता हूं कोई व्यक्ति एविएशन का जानकार हो ना हो, जब भी कोई हवाई हादसा आपने सुना होगा, तो हमेशा सुना होगा कि ब्लैक बॉक्स तलाशा जाना है। कई बार जंगल में, पहाड़ों पर हादसे होते हैं तो 6-6 महीना ब्लैक बॉक्स तलाशा जाता है, क्योंकि वो मिल जाएगा तो दुर्घटना की वजह पता चल जाएगी, गुनहगार पता चल जाएगा, विलेन सामने आ जाएगा। यहां सौभाग्य था, इतने दुखद परिस्थिति में भी एक अच्छी खबर, कई बार होती है दुखों के पूरे समंदर में भी से कुछ उम्मीद की जो है एक आध आपको वो दिख जाती है। तो एक ही, इस पूरे दुख के पहाड़ जब टूटा था तो एक ही सुखद पहलू था कि ब्लैक बॉक्स तत्काल मिल गया, अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स मिल गया था। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये यकीन हो गया था, हमें आज भी यकीन है कि ब्लैक बॉक्स की जांच हो तो गुनहगार, विलेन सामने आ जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो ब्लैक बॉक्स अमेरिका को सौंपने का फैसला कर लिया है। अमेरिका को सौंप दिया। अब अमेरिकी जांच करेंगे उस ब्लैक बॉक्स की। वही अमेरिका जांच करेगा जहां की बोइंग को हम पहला संदिग्ध गुनहगार मान रहे हैं, पहला, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड घटिया है। अमेरिका अपने यहाँ के उद्यमियों को बचाने के लिए, अपनी मार्केट को बचाने के लिए कुछ भी करता है, ये सबको पता है। वो दुनिया में तबाही तक मचाता है। अब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है वाली स्थिति है। बोइंग जहां बनता है वही जांच करेगा। करारा तमाचा अंधभक्तों के गाल पे मैंने क्यों कहा वो मैं बता दूं, फिर हेमंत भाई सॉरी 30 सेकंड लूंगा। अंधभक्त बोइंग के पीछे हाथ धो करके पड़े थे। सबसे पहले हमने बोइंग पर सवाल उठाए थे, उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से, चाहे वो अजीत भारती हो, चाहे मिस्टर सिन्हा हो, जो अंधभक्तों में शिरोमणि हैं, उन सबने बोइंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और बोइंग का कच्चा चिट्ठा खोला, उन्होंने रिसर्च किया बाकायदे, पहली बार फैक्चुअल रिसर्च किया सबने, और दिखाया कि बोइंग कितना बड़ा विलेन है। वो गलती से ही हुआ उनसे, उसके बाद में हम बताएंगे क्यों हुआ था। अब बताइए वो क्या मुंह दिखाएंगे अजीत भारती, सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, जब ब्लैक बॉक्स ही अमेरिका को दे दिया तो। खबर दिखाइए, सवाल जवाब पे चलते हैं, खबर दिखाइए। एयर इंडिया ब्लैक बॉक्स हेडेड टू यूएस। अब इसको फिर से दिखाइएगा, जब अभी हेमंत जी
बताएंगे पूरी खबर को, क्योंकि अंदर भीतर की बातें भी वो लाएंगे। हेमंत भाई, सबसे पहले ये खबर डिटेल में दर्शकों को बताना जरूरी है, एनालिटिकल पार्ट तो बाद में, पहले न्यूज जाए फिर व्यूज, पहले न्यूज पूरी बता दीजिए प्लीज। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जैसा आपको पता है, एक हफ्ते पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ था अहमदाबाद में, और फ्लाइट 2 घंटे 2 मिनट की उसके उड़ान के बाद क्रैश हो गई थी। 28 घंटे के बाद ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया था, और अब ये कहा जा रहा है कि वो जो ब्लैक बॉक्स है वो कंप्रेशन के कारण जो फोर्स लगी उसके कारण पार्टली डैमेज हो गया है, सीरियस डैमेज हुआ है उसको, और इंडिया के अंदर उसके डेटा को रिट्रीव करना संभव नहीं है, कोट अनकोट। दर्शक साथियों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल भारत में बड़े जोशो खरोश के साथ डीजीसीए ने दिल्ली के अंदर अपने मुख्यालय के अंदर एक लैब खोली थी, जिसके अंदर ये दावा किया गया था, और आपको पता है हिंदी अखबार किस तरीके से छपते हैं, अब भारत में ही होगा ब्लैक बॉक्स का, ये ब्लैक बॉक्स के आकलन यहाँ पे होंगे, जिस तरीके का दावा किया जाता है। और अब पता लग रहा है भारत के अंदर जो डीजीसीए हेडक्वार्टर के अंदर जो जो डेटा को इसको रिट्रीव करने के लिए ब्लैक बॉक्स के लैब खोली गई थी, उसमें जो कंप्रेस्ड ब्लैक बॉक्स है, यानी कि पार्टली क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स है, उसका डेटा एनालाइज करने की सुविधा नहीं है। यानी कि 1 साल के भीतर उस सारी की पोल खुल गई। वो लैब क्या थी, डीजीसीए क्या जवाब देगा कि जब वो नई लैब बना रहे थे तो स्टेट ऑफ आर्ट लैब क्यों नहीं बनाई उन्होंने? पहला सवाल तो यही आएगा। चलिए खैर, अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने इंट्रोडक्शन में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। सीधी सीधी बात आशीष भाई ये है, हमने जिस दिन ये हादसा हुआ था, आपको याद, हमने स्टोरी इस पे की थी लगातार, तो पहला एक ही सवाल था कि इसके अंदर बहुत बड़ा मुनाफे का खेल है, बोइंग बनाम एयरबस, और एयरबस अपने हिसाब से खेलेगी, बोइंग अपने हिसाब से खेलेगी। ये खेल है अरबों डॉलर का, उससे कम का खेल नहीं है। इसके लिए तमाम लॉबिंग होगी, तमाम चीजें होंगी। अब इस खेल के अंदर आप देखिए कि बोइंग इसमें एक पार्टी है, और बोइंग अमेरिका की कंपनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका की चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो चाहे रिपब्लिक हो, दोनों को करोड़ों डॉलर ये हर साल जब भी इलेक्शन होता है उनको चंदा देती, दोनों को देती, बराबर देती। अब सवाल यह आता है कि 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ये फैसला कैसे हुआ कि ये ब्लैक बॉक्स हमारा अमेरिका जाएगा, वाशिंगटन डीसी, जहां पर इसका एनालिसिस होगा। मेरा आपसे सवाल है कि देश के तमाम, दुनिया के तमाम देशों के अंदर इसके ऐसी ऐसी लेबोरेटरीज हर देश के अंदर है, स्टेट ऑफ आर्ट। सिंगापुर में है, मलेशिया में है, हांगकांग में है। मैं केवल 3 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूरोप जो है वो इसमें पार्टी है एयरबस के कारण, उसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। जैसे अपने को अमेरिका अवॉइड करना चाहिए, वैसे ही यूरोप भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां एयरबस की मोनोपोली है, तो वो उसमें खेल कर देंगे। तो आप जिस काम को, जिस ब्लैक बॉक्स को 4 घंटे की फ्लाइट के बाद सिंगापुर भेज सकते हो, मलेशिया भेज सकते हो, हांगकांग भेज सकते हो, और वहां सारी फैसिलिटी, उसको आप अमेरिका क्यों भेज रहे हो, जो कि एक पार्टी है इसमें, और जहां बोइंग बैठी हुई? तो खेल समझ लीजिए। और बोइंग का कितना जबरदस्त कॉकस है वहां पर, वो आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी कि बोइंग के जो एयरक्राफ्ट थे, जब उनकी सेफ्टी क्लियरेंस होती थी अमेरिकन बोर्ड, सेफ्टी क्लियरेंस बोर्ड के पास, बोइंग के ही कर्मचारी कर देते थे उसको खुद ही। ये आपको ध्यान होगा ना, 3 दिन पहले हमने स्टोरी पे चर्चा की थी। अब जो कंपनी अपने जहाज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रेगुलेटर की बजाय खुद ही कर देती हो, तो ब्लैक बॉक्स के डेटा एनालिसिस में वो क्या खेल करेगी? केवल ये सोचने की बात है, और ये दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं। आपने किस नैतिक अधिकार के साथ इसको वहां भेजने का फैसला किया? क्यों किया? क्या जो कल ट्रंप से आपकी बातचीत हुई थी, राष्ट्र प्रधानमंत्री जी की 35 मिनट ये बातचीत ब्लैक है ना, बॉक्स है आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ हाँ, बोलिए आप, कंटिन्यू। यही ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ था 28 घंटे के बाद उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से। यही वो एग्जैक्टली वही है। अब आशीष भाई, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कल, आपको याद है, विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री की 35 मिनट ट्रंप साहब से बात हुई थी। अब सवाल ये आएगा कि क्या ट्रंप ने उस बातचीत में मोदी जी को यह कहा था कि वो ब्लैक बॉक्स हमारे यहाँ भिजवाई, हम एनालिसिस करेंगे? सवाल आएगा या नहीं आएगा? और अगर ट्रंप ने नहीं कहा था, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने बोइंग के विमानों की सुरक्षा का मसला उठाया था, हाँ या ना? क्या प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अमेरिका में ब्लैक बॉक्स क्यों जाएगा, इस सवाल का जवाब देश को चाहिए, क्योंकि बोइंग एक पार्टी है, और बोइंग के बहुत बड़े स्टेक्स है इसके अंदर। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एयर इंडिया के पास ऐसे 20 जहाज है, ड्रीमलाइनर 787। अब जानकारी ये आ रही है कि उसमें से 12 ग्राउंडेड कर दिए गए, तो उसी दिन क्यों नहीं किए गए?
और भारत में क्यों किए गए? पूरी दुनिया के अंदर पूरा फ्लीट होना चाहिए था ग्राउंडेड, वो क्यों नहीं किए गए? मतलब समझ लीजिए, जिस दिन फ्लीट ग्राउंड हो गया 2 दिन भी, सारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, करोड़ों अरबों रुपए का एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान हो जाए। अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही शुरू में ही, और साधुवाद है कि आपको एविएशन जैसे टेक्निकल मामले की इतनी समझ है। देखिए 2 मिनट की फ्लाइट है ये, अगर कोई जहाज 14 घंटे भी उड़ के आया है तो आज की तारीख में दुनिया में ऐसी लेबोरेटरीज है कि अगर मान लो वो दुर्भाग्य से हादसाग्रस्त हो जाता है तो उसका कंप्लीट डेटा रिट्रीवल और एनालिसिस 72 घंटे में हो सकता है, 72 घंटे मैक्सिमम टोटल, जिसमें 14 घंटे की फ्लाइट हो, मैक्सिमम लंबी फ्लाइट हो। हमारी फ्लाइट तो कुल 2 मिनट की, तो कितना डेटा होगा? तो क्या बताया कि ये डैमेज हो गया है ब्लैक बॉक्स, और भारत में इसका एनालिसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अमेरिका भेजा जाएगा। आपने सिंगापुर क्यों नहीं भेजा? सिंगापुर की एक बात समझ में आ सकती है कि इनकी पार्टनरशिप है वहां की कंपनी से, विस्तारा में उनकी, मत भेजिए। मलेशिया में तो भेज सकते हैं ना, स्टेट ऑफ आर्ट लैब, हांगकांग में है, दुबई भेज सकते हो, यूरोप और अमेरिका को छोड़ के कहीं भी जांच करा सकते थे, क्यों नहीं कराई? सवाल है। अब सवाल इसके अंदर ये आएगा, डेटा निकालने में 3 दिन लगते हैं। आपका भारत का डीजीसीए क्या कहता है कि हम 90 दिन में जांच कर लेंगे। 90 दिन किस बात के लिए चाहिए आपको? 2 मिनट की फ्लाइट, वो आपके पास ब्लैक बॉक्स आपके हाथ में है, उसके बाद 3 महीने किस लिए? क्या आप टाइम तो बाय नहीं कर रहे कि लोग भूल जाएंगे 3 महीने, उसके बाद आप धीरे से कह देंगे? पायलट बेचारा दुर्भाग्य से नहीं है, बोइंग का और एयरबस का सदा से खेल रहा है कि जब पायलट ना बचे तो उसको ह्यूमन एरर बता दो। सिंपल सी बात, ये सदा करते हैं। तो ये उसी खेल का मैंने उस दिन भी आपको इशारा किया था, और ये बात उसी दिशा में जा रही है। बोइंग तो किसी भी सूरत में अपनी गलती नहीं मानेगा, ये तो आपको भी पता, आज तक नहीं मानी। और आपने अमेरिका में ब्लैक बॉक्स भेज करके वो सारी शंकाओं को प्रबल कर दिया है जिसका डर पहले से था। क्यों भेज रहे हैं आप न्यूट्रल कंट्री में कराइए। और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या कहता है वो भी आपको बता दूं मैं। जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सीधी सी बात है कि जिस देश में हादसा हुआ है वो उस जांच को लीड करता है, आशीष भाई। तो ये हादसा इस समय भारत में हुआ है, और भारत का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसको लीड करना चाहिए, कहीं पर भी हो उसके सुपरविजन में होना चाहिए। तो अमेरिकन तो आपको पता है भारत को कितना डेटा को एक्सेस देंगे, आपको भी पता है। हालांकि वो दिखावा होगा, सब कुछ होगा, तो लेकिन जब हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रंप जैसे लोग इन्वॉल्व हों तो इसमें से क्या इसका कम आउट होगा, आप समझ सकते हैं। अब दर्शक साथियों के लिए बता दूं कि ब्लैक बॉक्स के अंदर डिटेल एनालिसिस के लिए 2 चीजें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वही 2 सारा असली क्रक्स है उसका। नंबर 1, फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर, कि फ्लाइट का इंजन कब स्टार्ट हुआ, क्या थ्रस्ट था, हर एक वाइटल पैरामीटर, हजारों लाखों पैरामीटर एयरक्राफ्ट के उसके अंदर दर्ज होते हैं हर सेकंड। और दूसरा उसके अंदर जो होता है वो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसकी एटीसी के साथ क्या बात हो रही है, वो हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो रियल टाइम उनके पास सारे का सारा होता है। अब जो हमारा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है इसकी जांच वहां का नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट बोर्ड करेगा वाशिंगटन डीसी की लैब के अंदर। सवाल यह है कि भारत के अंदर यह जांच पहली बात तो क्यों नहीं हुई, और अगर ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया है तो ये बाकी 3 लैब तो जो मैंने बताई दुनिया भर में लैब, तो न्यूट्रल कंट्री के अंदर जांच होनी चाहिए या पार्टनर कंट्री के अंदर होनी चाहिए। यहां तो बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग यूएस में है, पूरे यूएस के, जैसा आपने कहा, अपनी कंपनियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और यहां तो ट्रंप जैसा व्यापारी राष्ट्रपति है, तो आपको लगता है कि वो कभी सच्चाई सामने आने देंगे? तो एक बहुत ही बड़ा नासमझीपूर्ण और इमेच्योर डिसीजन, इसको मैं कहूंगा कि इसको ब्लैक बॉक्स को आप अमेरिका जी। मैं इसमें इसमें कहूंगा, आप नासमझीपूर्ण जिसको कह रहे हैं, मैं इसको कहूंगा सोच समझ कर किया गया एक देश के लोगों के साथ धोखा है। ये सोच समझ करके किया गया है। और जो हम तो भाई सामान्य औसत बुद्धि के हिसाब से बात करते हैं। आप सोचिए ना, बड़ी-बड़ी हेडलाइन क्या छापी गई थी, मैं उसी बात को फिर रिपीट करूँगा। 8 एजेंसियाँ, आपको याद होगा, 9 एजेंसियाँ कर रही हैं जाँच, फिर 8 एजेंसियाँ। मतलब मैं ये हास्य का विषय नहीं है, लेकिन मैं भई अपने शब्दों को नहीं रोक पाऊँगा। मुझे डाउट कई बार हुआ कि वो सीआईडी वाला सालुंके और दया सब वहीं के वहीं अहमदाबाद पहुँच गए हैं। वो सीआईडी आता है ना टीवी पर, उसमें सालुंके है, दया है, वो सब दरवाजा तोड़ करके पहुँच गए हैं, सब जाँच करेंगे। आपकी 8-9 एजेंसियाँ किसे भेज दिया था भाई? तबलची को।
तबलची हारमोनियम बजाने वालों किसको भेज दिया था वहां कि अब अमेरिका जाएगी जांच करने। उसके अलावा फिर मैं इसको टेक्निकल आप बताइएगा, मैं अपने दिमाग से सवाल जो समझ में आ रहा है वो करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को इस देश के आम जनता में गिनता हूं। तो आम जनता का सवाल है, लैब बना, ठीक, भारत ने क्या कहा कि वो डैमेज है, ब्लैक बॉक्स डैमेज है, हम डाटा नहीं रिट्रीव कर पाएंगे, इसलिए अमेरिका भेजेंगे। तो जो लैब बनाया था वो किस लिए बनाया था कि नए विमान आएंगे उनका ब्लैक बॉक्स जांच करोगे। एक्सीडेंट के बाद, विमान हादसे के बाद विमान क्रैश होगा, तो उसमें क्या नया नया निकलेगा ब्लैक बॉक्स? किसी भी प्लेन क्रैश में, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को रिपीट कर दूं, टेक्निकली हो सकता है हेमंत भाई भी बताएंगे, हो सकता है भाई मैं गलत हूं, लेकिन मैं अगर सामान्य बुद्धि सोचता हूं कि प्लेन क्रैश कोई भी होगा, प्लेन क्रैश समझिएगा, साइकिल नहीं गिरी, प्लेन क्रैश होगा तो 99.9% मैं मानता हूं कि उसका ब्लैक बॉक्स डैमेज होगा ही होगा, थोड़ा बहुत ही आंशिक हो, थोड़ा हो, दाएं दब जाए बाएं दब जाए, डैमेज होगा। ये लैब किस लिए बनाए थे कि विमान खरीदोगे तो उसका ब्लैक बॉक्स निकाल करके जांच करोगे? किस लिए खरीदा था हेमंत भाई, तो किस लिए बनाया था लैब? नहीं आशीष भाई, देखिए जब भी कभी हादसा होगा ना, बिल्कुल सही बात आप कह रही है, लेमैन की भाषा नहीं, ये समझदारी की भाषा है कि हाँ, एयरक्राफ्ट की टेल के अंदर जानबूझ के लगाया जाए, क्योंकि वहां पे सबसे कम इंपैक्ट होता है। जब हाँ, भी एयरक्राफ्ट का क्रैश होगा, उसकी जो नोज है, फ्रंट साइड हम्म, के अंदर ज्यादा इंपैक्ट होता है, बैक में हमेशा ही मिनिमम होता है। इसीलिए हाँ, ब्लैक बॉक्स को वहां पे प्लेस किया जाता है बड़ा सेफली। और हम्म, बिल्कुल सही बात है कि जब भी होगा तो कंपैक्ट तो उस पर इंपैक्ट तो आएगा, इसमें तो कोई शक ही हम्म, नहीं। अब ये क्या बहाना है कि इसके चूंकि ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया है, हालांकि जो हमने दिखाया आपको अभी, ये उसी का ब्लैक ब्लैक बॉक्स है, इसी एयरक्राफ्ट का। ये हाँ, कहीं कंप्रेस नहीं दिख रहा है आपको, देखिए आप इसको, हाँ, हाँ, इसमें हाँ, सारे नंबर, सारे फिगर, सारा सब कुछ इसमें क्लियर कट दिख रहा है, इसमें कहीं कंप्रेशन नहीं दिख रहा है आपको। और बाकायदा एयर इंडिया की स्टैंप लगी हुई सारी चीजें हैं, देख सकते हैं आप। तो इसमें कहीं कंप्रेशन नहीं दिख रहा है। फिर भी आप इनकी बात मान लीजिए तो, और कि वहां पे चिप निकालनी पड़ेगी और चिप का एनालिसिस होगा। तो भाई चिप का एनालिसिस तो सिंगापुर में भी हो सकता है, मलेशिया में भी हो सकता है, हांगकांग में हो सकता है, वाई ओनली वाशिंगटन डीसी? और एक बात और देखनी पड़ेगी आपको, इसके अंदर जो जांच है, इसमें इंग्लैंड के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके भी 53 लोग मारे गए इस हादसे में। हम्म, तो इसमें तो भारत को, ये अकेला भारत का इशू ही नहीं है, इसमें तो कई देशों के नागरिक मारे गए हैं, वो सारे इसमें पार्टी बनना चाहेंगे। तो भारत को इसको, जो ब्लैक बॉक्स था, इसकी जांच का केवल एक ही तरीका था, और वो था एक न्यूट्रल प्लेस पे भेजा जाए, वहां पर इसकी जांच हो, ना कि एक पार्टी जो है अमेरिका, या जो एक पार्टी जो है बोइंग, जो मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट की, उसके देश में भेजा जाए, ताकि सारे का सारा डाटा मैनिपुलेट हो जाए, फाइंडिंग्स मैनिपुलेट हो जाए, और पूरा खेल खराब करके उसमें बता दो पायलट एरर था, और मैन्युफैक्चरिंग का कोई डिफेक्ट नहीं है, और इंजन का कोई डिफेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का। कुछ सवाल और है आशीष भाई, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस पूरे मामले में देखिए, अभी तक क्या सरकार ने, सबको पता है, जहाज के अंदर 242 आदमी थे, एक बचे, 241 की डेथ हुई। जब हॉस्टल पे वो गिरा तो 270 मौतों की बात, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं, आज तक ऑफिशियल फिगर नहीं दिया गया है टोटल डेथ का। और कितना समय चाहिए? डेथ्स तो आर ऑन ग्राउंड, कहीं समुद्र में तो ही नहीं, कहीं पहाड़ों पे तो ही नहीं। क्यों क्यों नहीं जांच किया उसका? आ रहा है नंबर एक बात। जब डेटा निकाल कर एनालाइज करने में, आजकल आपको पता है एआई के जरिए हर चीज कैसे एनालाइज होती है, जब 3 दिन में डेटा एनालाइज हो सकता है, तो आपको 90 दिन क्यों चाहिए? दूसरा सवाल है। अमेरिका क्यों? तीसरा सवाल है। चौथा, यहां पर जहां पे एक्सीडेंट हुआ, आपको पता है ये एयरपोर्ट अडानी का है, अडानी ऑपरेटेड अहमदाबाद एयरपोर्ट। वहां पर ग्राउंड इंस्पेक्शन की क्या रिपोर्ट है? वहां का जो रनवे था, उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? इट वॉज ओवरडी। अडानी का जो उसका एयरपोर्ट है, उसके रनवे का एक्सटेंशन होना था। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो वेट बैलेंस होता है दोनों साइड्स के अंदर, वो भी एक जांच का विषय है। आपको ध्यान होगा पहले दिन से ये बात चल रही है कि कहीं एयरक्राफ्ट इम्बैलेंस तो नहीं हुआ। तो उसको लेकर के ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी कौन थी, उसने क्या जांच की? ये तो प्रारंभिक जांच है, इसके लिए तो ब्लैक बॉक्स नहीं चाहिए ना। ये तो अपेरेंट चीजें हैं जो वहां पर अवेलेबल है। अगर आप रनवे का एक्सपेंशन होना है, कब से ड्यू था, कब तक होना था, क्यों नहीं हुआ? सवाल है, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं। अडानी का एयरपोर्ट है, ग्राउंड हैंडलिंग किसके पास थी, वेट बैलेंस क्या था? किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि ये ऐसा हादसा दोबारा ना हो। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया की साख का सवाल है। बेशक वो एक निजी कंपनी है,
लेकिन भारत की साख का सवाल है, हमारी एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे डीजीसीए की सेफ्टी का सवाल है, उसके स्टैंडर्ड्स का सवाल है, उसके प्रोटोकॉल का सवाल है। तो ये सारी की सारी चीजें इतनी कैजुअली कैसे ले सकते हो आप और मैं जब आज बात कर रहे हैं ठीक 24 घंटे पहले, कल तमाम जो जांचकर्ता थे उन्होंने सबने बैठ करके दोनों मंत्रियों को सिविल एविएशन के, उनको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई और ऐसी ही एक मीटिंग दोबारा होगी। लेकिन वो मीटिंग होती रहे और इस बीच में आ गया कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल ये है, भारत सरकार या डीजीसीए और भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो केवल एक जवाब दे दे कि क्या आपको जांच के लिए अमेरिका ही मिला था क्या, जबकि पूरी दुनिया में इसकी सुविधाएं हैं। अमेरिका और यूरोप इन दोनों को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों इंटरेस्टेड पार्टी, यूरोप इसलिए कि एयरबस है वहां पर और अमेरिका इसलिए कि वहां पर बोइंग है। अगर भारत की सरकार इतना भी नहीं समझती है तो फिर देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे खड़े हुए। इस मामले की ट्रांसपेरेंट जांच की जरूरत है, टाइम बाउंड जांच की जरूरत है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जांच की जरूरत है और इंडिपेंडेंट प्लेस पर जांच की जरूरत है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो भी बोइंग के ऊपर सवाल उठे, बोइंग के एयरक्राफ्ट पे लगातार सवाल उठते रहे, पता है आपको, लेकिन वो हर बार बच निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ी लॉबिंग है उसकी। तो ये अवसर था कि उनको टू अकाउंट होल्ड करो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करो। लेकिन जैसे ही ये ब्लैक बॉक्स वहां जाने की बात आई तो समझ लीजिए कि इसका अब क्या फेट होने वाला है। बेहद चिंता का विषय है और इस पे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वाई यूएस, वाई नॉट ए थर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। बेहद चिंता का विषय है, बहुत गंभीर सवाल है, संवेदनशील सवाल है, लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ सवाल है, एविएशन सिक्योरिटी का सवाल है, लोगों के एविएशन में भरोसे का सवाल है। क्या भारत सरकार इतना भी नहीं समझ पा रही है? और नहीं समझ पा रही है तो उसको कारण बताने चाहिए कि अपनी लैब के अंदर जांच क्यों नहीं और अमेरिका में जांच क्यों। मैं बहुत साधारण सवाल, विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये सीधे सवाल है और भक्त भी सोचे इस पर कि कल को उस जहाज में उनको भी बैठना पड़ सकता है या उनके जो है किसी रिश्तेदार को बैठना पड़ सकता है। पूरी दुनिया में सैकड़ों ड्रीमलाइनर उड़ रहे, अगर उनको आप अगर एक बार उनका कंप्लीट सिक्योरिटी चेक नहीं करवाएंगे तो कैसे होगा? और ये ब्लैक बॉक्स तो आप समझ लीजिए किसी भी जहाज का एमआरआई होता है, अगर उसके डेटा को, उसमें हजारों लाखों पैरामीटर्स का एक एक पल रिकॉर्ड होता है, अगर आप उसकी ठीक से जांच कर ले कि इंजन दोनों कैसे फेल हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां समस्या थी, उस सारे को अगर आप न्यूट्रल प्लेस पे एनालाइज नहीं कराएंगे तो आप भारत की नहीं, पूरी दुनिया के जो हवाई यात्री हैं उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे। मैं केवल इतना कह सकता। सवाल तो ब्लैक बॉक्स से आगे भी है। जब आपने कहा कि सिविल एविएशन का जो नागरिक उड्डयन में सिक्योर आदमी का विश्वास खत्म हो जाएगा, कई सवाल है। अब जब आप चर्चा कर रहे थे तो मैंने फिर वो 3 महीने पुरानी संसदीय समिति की रिपोर्ट को फिर खोल दिया। मैं उसको कई दिन से कई बार देखा था, फिर खोल दिया। डीजीसीए में 53% स्टाफ की कमी है। डीजीसीए में 63%। क्या संघ में कोई नहीं मिला? वहीं से लाकर रख देते जैसे यूनिवर्सिटीज में बैठा रहे हो संघियों को। 53% है डीजीसीए में। डीजीसीए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हेमंत भाई, इसके महत्ता आप बेहतर समझेंगे, यहीं पे हम खत्म करेंगे। डीजीसीए के अलावा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीनों जगह भयंकर कमी है। डीजीसीए में 53% से ज्यादा पद खाली हैं जो डीजीसीए विमानन सुरक्षा की देखरेख करता है। 53% से ज्यादा पद खाली। बीसीएएस जिसका मैंने आपको ही फुल फॉर्म बताया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएस, यस। हाँ, उसमें कितने पद खाली हैं? 35% पद खाली, 35%। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 17% खाली है पद जो हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है। डीजीसीए और बीसीएएस, ये बीसीएएस हवाई अड्डों की सुरक्षा जिम्मेदारी, डीजीसीए विमानन सुरक्षा की देखरेख और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन। बुनियादी ढांचे में आएगा आपका अहमदाबाद अडानी का एयरपोर्ट, जो जिसके रनवे का एक्सपेंशन 2018 से अटका हुआ है। लैंड मांगे जाने के बाद कि इतनी लैंड चाहिए, 2018 से 7 साल से लटका हुआ है, 7 साल से लटका हुआ है।
क्यों नहीं रनवे का एक्सपेंशन हुआ? सिर्फ ब्लैक बॉक्स नहीं, यहां पर कईयों के चेहरे ब्लैक हैं, इसलिए सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हुआ? एएआई 17% पद खाली, बीसीएएस 35%, डीजीसीए 53%। क्यों खाली है? आप कहां व्यस्त हैं? सरकार का काम क्या है? सरकार अगर इन चीजों पे नहीं, उसके अलावा एक सवाल और, एक्सपर्ट से ही हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी हम भी जो भी, क्योंकि हम तो, आप तो इसको और करीब से देखे हो फील्ड में, मैं तो बात करके ही समझता हूँ, लोगों से, अलग अलग लोगों से पूछता हूँ। ये जो डीजीसीए है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाहों के हाथ में है, आईएएस के हाथ में है। वो विमानन सुरक्षा के लिए है, विमानन है, और किसके हाथ में है? वो मसूरी से निकले हुए नौकरशाह के हाथ में है। एविएशन के एक्सपर्ट के हाथ में क्यों नहीं? इस देश में हर काम आज की तारीख में उसका एक्सपर्ट नहीं करता है, कोई और करता है, और जिसका जो काम होता है वो अपना काम छोड़ के बाकी सारा काम करता है। ये प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक है, अपना काम छोड़ के सबका काम वो कर रहा है। कृषि कानून आए थे, न किसान संगठनों से पूछा, न कृषि एक्सपर्ट से पूछा, कृषि कानून बने थे। ऐसे ही मैं उसका एग्जांपल, डीजीसीए, क्या ये एविएशन के एक्सपर्ट जो हैं, जिन्होंने अपना 50 साल, 40 साल, 30 साल एविएशन सेक्टर को दिया है, वो जानेंगे ना कि एविएशन सिक्योरिटी क्या है? उसके अलावा एक मैं और रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक बात की, एक एयर इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम आई है, एयर इंडिया की प्रॉब्लम है, डीजीसीए को, ये सब डीजीसीए सरकार क्यों होती है? कोई भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों होती है? यही सब देखने के लिए ना। मैनेजमेंट में और नीचे का जो स्टाफ है, जो हवाई जहाज उड़ा रहा है या मेंटेन कर रहा है, उनमें कोई कांटेक्ट नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता पाए कि नहीं ये विमान खराब है, हम नहीं ले जा पाएंगे साहब। उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट उनके बीच का कटा हुआ है, जो कहते हैं ना कांटेक्ट लाइन, वो कट है। ये सवाल कैसे छूट जाएंगे हेमंत भाई? मैंने 2-3-4 सवाल पूछ लिए हैं, जरा एक बार नहीं, फाइनल कंक्लूजन। देखिए आशीष भाई, जब भी कोई इस तरह का भयावह हादसा होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी एयरलाइंस कंपनी के लिए, वो कोर्स करेक्शन का एक गोल्डन चांस होता है भविष्य के सबक सीखने के लिए। और वो केवल उस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए होता है कि ये गलती हुई, इसमें ये कारण थे, और इनको ऐसे एड्रेस करके हम भविष्य में 100% सुरक्षित उड्डयन का वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है, हमारे यहाँ क्या बेसिकली जो मुनाफे का जो धंधा है ना आशीष भाई, इसमें सच्चाई को किसी भी, ये तो एविएशन है, इसमें डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ जुड़ी हुई है, जिस भी चीज में मुनाफा आएगा उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी, आपको देखा, आप देख रहे होगे, जहां भारी मुनाफा इन्वॉल्व है ना, अब एयरक्राफ्ट तो कोई 150 करोड़ का तो आ नहीं रहा, हजारों करोड़ का खेल है। तो इसके अंदर अगर हल्का सा भी कंप्रोमाइज कहीं भी किया आपने, तो आप समझ लीजिए कि आप बारूद के उस पर उड़ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कि किसी जहाज की खिड़की जा रही है। आप देखिए बोइंग का ही जहाज था, उड़ते हुए जहाज की खिड़की उतर के गिर गई, बताइए, एक का पैनल ही गिर गया नीचे से चल के। तो ये क्या चीजें हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऐसे ही जितने भी आपने इस संस्थाओं के नाम लिए, चाहे वो डीजीसी है, चाहे बीसीएस है, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इनके लिए अपना आत्म मंथन करने का, आत्मनिरीक्षण करने का एक ये बढ़िया अवसर था। और जैसा आपने कहा ना कि स्टाफ की इतनी कमी है, इतनी कमी है, ये आज की कमी नहीं है, ये दशकों से लगातार माउंट होते होते यहां तक पहुंची है, ओवरनाइट नहीं हुई। तो अब जब ये हादसा हो गया, तब आपको ये दुख सोचना चाहिए था कि इसके ये कारण हो सकते हैं, और हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब इन सारे सुधारों, क्योंकि सरकार भी दबाव में होती है, नौकरशाही भी दबाव में होती है, कि इस समय इन वन गो इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए प्रस्ताव ले आए। लेकिन समस्या क्या होगी आशीष भाई, इस सारे के पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में भी काम कर रहा है। यहां पर पत्रकारिता को सवाल मुक्त कर दिया गया है। आप देखिए वहां पर कितना बड़ा हादसा हुआ था, और वहां दिखा क्या रहे थे कि अब अमित शाह जी पहुंच गए, वो वहां पर मिल रहे हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे सुबह, हादसे की जगह पे, वो कैमरामैन किस एंगल से जमीन पे लेट के फोटोग्राफी कर रहा था। ये कोई फोटो सेशन की जगह थोड़ी थी, ये कोई ऑप्टिक्स की जगह थोड़ी थी। ये बेसिकली जो कंक्रीट कमियां हैं उस पर ब्रीफ लीजिए कि क्या कारण हो सकते हैं संभावित। और हमारे सारे के सारे एयरपोर्ट जितने थे, सारी हमारी जितनी ये, इनको जो आपने जिनका नाम लिया, ये सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे वो डीजीसीए हो, चाहे वो बीसीएस हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, इन सब को मिलकर के आमूलचूल परिवर्तन के लिए उनके पास ये स्वर्णिम अवसर था। उसको गवा करके ये लोग सारे ब्लेम गेम में लगे हुए हैं कि मेरा नहीं है, ये उसका नहीं है, ये उसका नहीं है। अल्टीमेटली इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये बेहतरीन मौका था
कि पूरी दुनिया की एविएशन की जितने भी सुरक्षा की चिंताएं हैं उनको एड्रेस करने का, क्योंकि बोइंग सीधे फंसी हुई थी इसके अंदर। लेकिन अमेरिका के अंदर उसका ब्लैक बॉक्स भेज करके इस सारे का सारा जो ये एक संभावना बनी थी कि अब शायद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो भी एयरक्राफ्ट की हैं दे विल बी होल्ड टू अकाउंट, वो सारी संभावना मुझे तो कम से कम क्षीण लगती है, क्योंकि जिस तरह की लॉबिंग बोइंग की है ना, और अकेली बोइंग की क्यों, यूरोप में चला जाइए, एयरबस की भी उतनी है, उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि थर्ड कंट्री के अंदर, और जब इसमें देखिए यूएस का बोर्ड इन्वॉल्व, सिक्योरिटी बोर्ड, हमारा एयरपोर्ट एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का ही है, उधर से ब्रिटेन भी इन्वॉल्व है, तो तमाम इनको मिलकर के न्यूट्रल जगह पर जांच करा करके तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था, ना कि ऐसी जगह पे जो कंप्लीटली बोइंग के कमांड, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य है ये नहीं हो पाया, और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि किन परिस्थितियों में ब्लैक बॉक्स को यूएस भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या खेल है, क्या गिव एंड टेक है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये सारी चीजें। और मैं आपको पहले दिन कहा था कि देखिए चूंकि दोनों बेचारे पायलट चले गए, पायलट भी चले गए, को पायलट भी चले गए, तो सबसे आसान काम होता है ह्यूमन एरर कह देना। क्यों, वो बड़े डिफेंड करने नहीं आ सकते बेचारे, देयर इज नोबडी टू डिफेंड देम। तो ये जो स्थिति है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मैं तो इसको भयावह कहूंगा एविएशन के इतिहास में, कि जहां पे आपने जो कहा ना मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, उससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इसकी आशीष भाई नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए थी ब्लैक बॉक्स को अमेरिका में भेजे जाने की। इसका वास्तव में मुझे दुख है, इससे कुछ सबक मिलना चाहिए था पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को, एयरलाइंस कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, और पूरी देश में दुनिया में एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर बढ़ते, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी बढ़ती, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ते, तो पूरी मानवता का भला था इसके लिए। और अब जिस तरह की लॉबिंग बोइंग जिसके लिए जानी जाती है, उसके बाद आप समझ लीजिए सारे के सारे जो तथ्य थे वो ढके रह जाएंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट करेंगे। और 90 दिन का टाइम इज ए लॉन्ग टाइम, 90 दिन में तो पता नहीं क्या क्या भूल जाते हो आप। जब 3 दिन का काम है तो उसको 3 दिन में कीजिए, एक चिप निकालनी है, उसको एनालाइज करना है, लेकिन 90 दिन का समय मांग लिया, आप समझ लीजिए इसके पीछे खेल क्या है। अपनी आपने लैब बनाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लैब कोई नए जहाज का ब्लैक बॉक्स तो चेक करेगी नहीं, डैमेज का ही करेगी, एक्सीडेंट का ही करेगी, और उतनी भी चीज नहीं थी तो फिर आप उद्घाटन किस चीज का कर रहे थे, डीजीसीए क्या कर रही थी, तो ये सारी चीजें सोचनी। डीजीसीए क्या कर रही थी, आपने तो कहे कि उस लाइन में जब कातिल ही मुंसिफ है तो क्या क्या करेंगे, लेकिन डीजीसीए क्या कर रही थी, ये डीजीसीए इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्यों? आपने जिस विमान की हम चर्चा की, आखिर में एक लाइन की इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं लगातार उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश पर भी उत्तराखंड के लोगों से वहां पर क्या, कहाँ पर लूप होल था, बातचीत कर रहा था। उस पर अलग शो भी प्लान कर रहे थे, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता। उसमें एक बड़े चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, उसका वीडियो बाइट भी मैं मंगवाया हूँ। वहां पर बहुत सारे ऐसे इलाकों में संचालित हो रहे हैं हेलीकॉप्टर, ऐसे भी इलाकों में जा रहे हैं जहां पर एटीसी कंट्रोल ही नहीं है। आप यस यस यस, इट इज देयर, आई नो। एटीसी एटीसी कंट्रोल ही नहीं है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी नहीं है। कवरेज नहीं है, और कवरेज नहीं। हाँ, एटीसी नेटवर्क नहीं है, वहां कवरेज नहीं, उसके बावजूद संचालित हो रहे हैं। इसका मतलब आप अपने लोगों की जान की कीमत मानते ही नहीं हो। दुनिया में देश अपने एक नागरिक के जान की कीमत ऐसा मानते हैं कि एक नागरिक की जान के लिए वो भिड़ जाते हैं। यहाँ पे तो नागरिक को तो आप लोगों ने समझ लिया, जाए दो यार जो गया। एक दुष्यंत गौतम नाम का भाजपा का महासचिव है, उसका बयान तुमने सुनाया था। उसने कहा, पत्रकारों ने पूछा कि ये हादसा, तो उसने कहा तुम ही लोग चला लो हेलीकॉप्टर बना करके। सोचिए, कहा तुम ही लोग चला लो हेलीकॉप्टर बना करके जिसमें कोई दुर्घटना ना हो। ये है। तो चलिए, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, मतलब अपना काम छोड़ के बाकी सबका काम कर रहे हैं, अपना तो कोई नहीं कर रहा है। अब अमेरिका गया है, अब ये मान लीजिए कि 270 मौतों के गुनहगार को हम सामने देख पाएँगे, इस पर बड़ा वाला सवालिया निशान, बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन। लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम क्वेश्चन खड़े करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, हम आएँगे फिर हेमंत भाई के साथ, जो भी कार्यक्रम या बड़ी खबर होगी। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद हेमंत भाई।